हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन दुबे क्लासेस। आज आप लोगों से कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आज आपको डायरेक्ट लेक्चर ही बोलूँगा। बाकी तो आप लोग जानते हैं कि आपको एक काम ही करना है, वो काम आपको मैं पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो मैकेनिक्स का लेक्चर मैं डाल रहा हूँ उसका कंटिन्यू व्यूज़ आ रहा है, उसका लाइक आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन जो मैं आरसीसी का टॉपिक डाल रहा हूँ, पर डे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसका मुझे ना तो अच्छे ढंग का व्यू मिल रहा है, ना लाइक कर मिल रहा है। तो कृपया करके मेरे जो आरसीसी का है लेक्चर उसको ज़रूर देखें, उसको लाइक व्यू दें। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कल मैंने एक लेक्चर डाला था, उस लेक्चर में एक मुझे कमेंट में एक बच्चे ने पूछा कि सर जो आपका FE 250 के लिए जो मतलब कल मैंने बताया था लेक्चर में कि जो रेनफोर्समेंट कितने तरीके से डालते हैं, तो मैंने बताया था कि माइल्ड स्टील का डालते हैं और मीडियम टेंसाइल वाला डालते हैं और HYSS मैंने करके आपको बताया था, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील वाला बताया था। तो उसमें एक क्वेश्चन पुट अप किया है एक लड़के ने कि जो FE 250 है उसको मैंने दो तरीके से बताया था, कोल्ड वर्क और हॉट रोल्ड में। तो उसने पूछा है कि किसका ज़्यादा होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका कोल्ड वर्क स्टील होता है वो आपका हॉट रोल्ड की अपेक्षा स्ट्रॉन्गर ज़्यादा होता है, अर्थात कोल्ड वर्क की स्टील की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रॉन्ग जो मजबूती होती है वो आपकी ज़्यादा होती है। चलिए फिर आज के टॉपिक पर आते हैं। आप देखिएगा कि आपको सबसे पहले, और कल मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बार होती है वो बार कितने प्रकार की होती है। तो मैंने आपको बताया था एक प्लेन बार होती है, एक डिफॉर्म बार होती है, एक आपकी ट्विस्टेड बार होती है, और एक मैंने आपको CRS करके कुछ नाम बताया था। तो आप में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो CRS से है। बाकी ट्विस्टेड का और डिफॉर्म बार के कल क्वेश्चन हो चुके थे, मतलब किसका प्रयोग करने से कितना स्टील कम होगा, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है, यील्ड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ती है, कल क्वेश्चन हो चुके थे। आज आप लोग CRS से क्वेश्चन उठाते हैं और CRS बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपका पेपर एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो आपका आज का जो पहला क्वेश्चन बनता है, जल्दी जल्दी देखिएगा क्योंकि आज आप लोगों के पास टाइम कम है। पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन इन CRS बार। CRS का पहले तो मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, CRS का होता है कोरोजन रेसिस्टेंस स्टील बार, मतलब कहने का है जंग प्रतिरोधी स्टील बार, जंग प्रतिरोधी स्टील बार, कोरोजन रेसिस्टेंट स्टील बार। तो इसमें जो आपका पूछा गया क्वेश्चन में व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन इन CRS बार, तो CRS बार में जो कार्बन की मात्रा होती है वो कितनी होती है, आपका क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है आंसर 0.18%। यदि आपसे यही क्वेश्चन हो, बस आपका CRS की जगह पे आपको कौन सी बार बोली जाए, HYSD, और HYSD का कल मैंने आपको बताया था हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। HYSD की बात होगी तो उसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो आपकी कितनी होती है, 0.20% होती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कोई भी बुक उठाएंगे आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रोमियम इन CRS बार। मतलब कहने का है कि CRS बार में जो क्रोमियम की मात्रा होती है वो कितनी होती है, साफ साफ आपके सामने आंसर लिखा हुआ है 1.5% होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो हम लोग CRS बार में क्रोमियम मिलाते हैं वो क्यों मिलाते हैं, तो आपको बता दूं कि जो आपका क्रोमियम यूज किया जाता है CRS बार में वो आपका कोरोजन को रोकने के लिए किया जाता है, अर्थात कहने का जंग को रोकने के लिए किया जाता है, ताकि उसकी रेसिस्टेंट जो कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, रेसिस्टेंट कैपेसिटी, उसको हम लोग बढ़ा दें। किसकी, स्टील की, इसलिए उसमें क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है CRS बार में। उसकी जो मात्रा होती है CRS में वो कितनी होती है, 1.5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। आपका टाइप्स ऑफ डिजाइन ऑफ RCC मेंबर। कभी कभी तो क्वेश्चन सिंपली पूछ देता है कि यदि आप RCC का डिजाइन कर रहे हैं, कोई भी RCC स्ट्रक्चर है उसका आप डिजाइन कर रहे हैं तो कितने ढंग से करते हैं, मतलब उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो आपके सामने उसका नंबर लिखा है, कितने प्रकार के से करते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कितना टाइप्स होता है, 3 टाइप्स होता है। आप कौन कौन सा होता है, तो आपके सामने नाम लिखा हुआ है। पहला है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड,
इसी का दूसरा नाम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक मेथड। दूसरा आपका लिखा है अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड, इसी को हम लोग बोलते हैं लोड फैक्टर मेथड, या इसी का जो तीसरा नाम होता है कोलैप्स मेथड भी बोला जाता है। तो देखें आपका लास्ट में लिखा है कोलैप्स लोड मेथड। इसके बाद तीसरा आता है लिमिट स्टेट मेथड। मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्या आता है? पहला पॉइंट आपका होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, इसका दूसरा नाम होता है आपका इलास्टिक मेथड। आपको मैं बता दूं कि अभी 4-5 महीने कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका वर्क इलास्टिक मेथड है उसको किस नाम से बुलाया जाता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है। तो इलास्टिक मेथड का जो दूसरा नाम होता है वो आपका क्या होता है, सामने लिखा हुआ है, क्या होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। दूसरा अल्टीमेट लोड मेथड, इसी का दूसरा नाम लोड फैक्टर मेथड, या इसी का तीसरा नाम होता है आपका कोलैप्स लोड मेथड, और लास्ट में टाइप होता है लिमिट स्टेट मेथड। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है कि आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड तथा भारतीय मानक अनुसार कोड कितना है आपका 456 है। और आपसे क्वेश्चन लिखा है सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट, तो आपका जो सेफ्टी फैक्टर ऑफ कंक्रीट कितना होता है आपका 3 होता है। और यदि आपका कंक्रीट की जगह वो स्टील बोल लेता है अर्थात सेफ्टी फैक्टर ऑफ स्टील कितना होता है, तो आपको बता दूं कि 1.78 होता है। कितना होता है? 1.78 होता है। आपका कंक्रीट का कितना होता है? 3 होता है, और स्टील का आपका कितना होता है? 1.78 होता है। यदि इसी जगह पर ऊपर का मैं साफ किए दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आगे की ये बात करते हैं कि यदि आपका जो आपका लिखा हुआ है कि सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, यदि आपसे बोला जाए कि पार्शली सेफ्टी फैक्टर कितना होता है, अर्थात कहने का मतलब पार्शली सेफ्टी फैक्टर की बात यदि हम लोग करते हैं तो आपका जो कंक्रीट के लिए होता है, कंक्रीट के लिए आपका कितना होता है आप लोगों को पता है 1.5 होता है। और यदि इसका पार्शली सेफ्टी फैक्टर, और यदि हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील के लिए आपको पता है 1.15 होता है। अब आप लोगों को एक बात और बता दूं कि जो आपका स्टील का या कंक्रीट का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है, ये आपका वर्किंग स्ट्रेस में चलता है, अर्थात वर्किंग स्ट्रेस मेथड में चलता है। और जो आपका पार्शली सेफ्टी फैक्टर है ये आपका 1.5 कंक्रीट के लिए, 1.15 स्टील के लिए, ये आपका जो आपका लिमिट स्टेट मेथड होता है उसके लिए लिया जाता है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि जो सेफ्टी फैक्टर की बात होती है, अर्थात सेफ्टी फैक्टर क्या होता है। तो सेफ्टी फैक्टर आप जरा सबसे लास्ट में एक नजर डालते हैं कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, आपका ये क्वेश्चन और बन जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है क्या होता है। तो आप जरा यहाँ नजर डालें, सामने फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेस और अल्टीमेट स्ट्रेस और सेफ स्ट्रेस का जो रेशियो है वो आपका क्या कहलाता है, सेफ्टी फैक्टर कहलाता है। तो फिर से समझ लीजिएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस और सेफ फैक्टर का जो रेशियो है वो आपका क्या कहलाता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है लोड फैक्टर इज ऑलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको बता दूं कि जो आपका लोड फैक्टर होता है वो ग्रेटर देन होता है हमेशा किससे होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आप जरा देखें, 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं कि लोड फैक्टर का मान जो है हमेशा इज ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो मैंने आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला सबसे नीचे मैंने आपको लिख रखा है, और वो आपका क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बटे में आपका मतलब अपॉन में उसका रेशियो किसके साथ होता है, आपका सेफ्टी स्ट्रेस के साथ होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका लोड फैक्टर क्या होता है। तो आपको फॉर्मूला में बता देता हूँ कि जो आपका यहाँ पर लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, मतलब फॉर्मूला कितना होता है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस और बटे में आपका क्या होता है, मतलब उसका जो रेशियो होता है किसके साथ होता है, वर्किंग स्ट्रेस के साथ होता है। किसके साथ होता है, आपका वर्किंग स्ट्रेस के साथ होता है। बात क्लियर। आगे की ओर बात, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको क्वेश्चन को। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। लोड फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेफ्टी फैक्टर। अगला क्वेश्चन आता है कि द स्टील यूज्ड इन आरसीसी वर्क इज, मतलब जो आपका आरसीसी वर्क है उसमें किस प्रकार की स्टील यूज की जाती है। तो आप देखें जरा, यहाँ पर लिखा है आपका कि माइल्ड स्टील। कौन सी स्टील, माइल्ड स्टील। अब आप सोच रहे होंगे कि माइल्ड स्टील, और कल आपने लेक्चर में बताया था कि माइल्ड स्टील के साथ साथ आपकी वो मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली यूज की जाती है और आपकी HYSS भी की जाती है। तो आपको बता दूं ये डिपेंड करेगा कि जो आपका क्वेश्चन है वो किस ढंग का है।
यदि आपका माइल्ड स्टील के साथ साथ जैसे आप लोगों ने मैग्नीज स्टील, क्रोमियम स्टील या कोल्ड स्टील इस तरीके का क्वेश्चन बनता है तो उसमें आपका आंसर क्या होगा, माइल्ड स्टील होगा। यदि आपका क्वेश्चन में ऑप्शन जो है आपका माइल्ड स्टील और आपका मीडियम टेंसाइल स्टील और HYSS होता है तो आपको बता दूं कि उसमें ऑप्शन आपका जो चौथा होगा ऑल दी एबव होगा, अर्थात 4 ऑप्शन आपके सही होंगे। क्योंकि ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि कल आपका ये क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें ये क्वेश्चन पुट अप हुआ था, किसी ने पूछा है कि भाई साहब कि M15 जो आपका स्टील हो मतलब M15 का जो कंक्रीट ग्रेड होता है वो यूज़ किया जाता है मिनिमम, तो आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके, तो आज मैंने वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर लिखा भी है, आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो भी मिल जाएगा आपको। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेनफोर्स्ड वर्क इज, अर्थात रेनफोर्स्ड वर्क के लिए जो आपका स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है आपको बता दूं कि कितनी होती है, 4000 टू 5000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर। आपको यूनिट का विशेष ध्यान देना है, यूनिट आपकी क्या है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज्ड फॉर रेनफोर्स्ड वर्क इज 4000 टू 5000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एक बात और बता दूं कि यदि आपको क्वेश्चन में इस तरीके का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको बता दूं कि वहां पर आपको 4200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से भी ऑप्शन मिल सकता है। और यदि इसकी जगह पे आपको 4200 नहीं है तो इसकी जगह पे आपको 4100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी आपको मिल सकता है, या और आपको क्या मिल सकता है 4100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आपको मिल सकता है। वेल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आता है रिलेशन बिटवीन FCR एंड FCK। अब आप समझ रहे होंगे कि ये FCR क्या है या FCK क्या है, तो आपको बता दूं कि जो आपका FCR होता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रिलेशन बिटवीन, आपका क्या था क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन FCR एंड FCK। तो आपको बता दूं कि जो आपका FCR होता है, FCR को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इसके नीचे आपको लिखा हुआ है कि जो आपका FCR होता है, FCR को हम लोग फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, या इसी को हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी बोला जाता है। ये किसको बोलते हैं हम लोग, FCR को बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो आपका FCR और FCK में रिलेशन होता है, आपको साफ साफ लिखा है कि आपका कितना होता है, FCR बराबर 0.7 अंडर रूट FCK होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ से फिर बनता है कि FCK क्या होता है, तो आपको पता है कि जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अर्थात जो M20 M25 जो होता है उसकी जो ग्रेड के आगे की जो वैल्यू होती है वो आपकी क्या होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है FCK। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा होगा कि SSC हो, UP हो, कोई सा भी या RRB JEE का एग्जाम हो, इसमें आपने देखा होगा कि फॉर्मूले बेसिस कोई ना कोई सवाल जरूर आता है। तो आप जरा देखें, मैंने आज के लेक्चर में आपको सवाल भी दिया है, जरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द approximate value of elastic modulus concrete of strength 25 मेगापास्कल। जरा हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपका लिखा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस। तो कल के लेक्चर में जिसने भी अच्छे से देखा होगा उसमें मैंने आपको इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट आपका EC बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, और वो आपका कितना बताया था, 5000 अंडर रूट FCK। अर्थात कहने का मतलब क्या है, FCK मैंने आपको कल भी समझाया था, फिर से समझा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है, किसकी होती है, स्टील की होती है। तो आप जरा देखें, लिखा है व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस कंक्रीट। तो इलास्टिक मॉडुलस कंक्रीट का फॉर्मूला ये हो गया। अब स्ट्रेंथ कितनी है, 25। अर्थात कुछ नहीं करना है, आपको केवल 5000 अंडर रूट 25 लिखना है, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी कितनी है
25, तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 5000 इंटू में 5 आएगा, तो इसका आंसर जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। और जो यूनिट होगी अर्थात कितनी हो जाएगी, मेगा पास्कल, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो आपकी कितनी है, मेगा पास्कल है। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका क्या निकल के आएगा, 8 नंबर का मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, और कितना होगा 25,000 मेगा पास्कल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ 36 मेगा पास्कल। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, आपका सिंपल है। अब यार इसके ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है 9 नंबर है, आपका 9 नंबर है। यहाँ पर मैंने लिखा था कि FCR जो आपका फॉर्मूला होता है 0.7 √FC के। अब FC के मैंने बताया था स्ट्रेंथ होती है, कितनी स्ट्रेंथ है बेटा आपकी 0.7 √36। यदि हम 36 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपका कितना होता है 0.7 × 6। यदि आपसे बोला जाए आंसर कितना होगा तो आप साफ साफ लिख सकते हैं कि कितना होगा 4.2 मेगा पास्कल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंडर कांस्टेंट लोड द क्रीप स्ट्रेन इन कंक्रीट इज। मतलब कहने का है कि यदि आपका लोड कांस्टेंट है तो उसमें जो क्रीप स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आपको बता दूं डिपेंड ऑन टाइम। किसके ऊपर डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड करती है। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, इसलिए मैंने उठा करके इसको रखा है। तो आपका क्या है कि उसकी जो स्ट्रेंथ, यदि आपका लोड स्थिर है तो उसमें जो आपका क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आपको बता दूं वो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। मैं इसको मैं साफ कर रहा हूँ, तो टाइम के ऊपर तो डिपेंड करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यदि आपका टाइम बढ़ रहा है तो टाइम बढ़ने पर मतलब यदि आपका टाइम बढ़ रहा है तो जो आपका क्रीप स्ट्रेन है, क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू आपकी जो होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब क्या होता है आपकी घटती है। अर्थात टाइम बढ़ेगा क्रीप स्ट्रेन घटेगा। यदि क्रीप स्ट्रेन बढ़ रहा है तो टाइम आपका घट रहा है। अर्थात आपको बता दें कि यदि हम क्रीप स्ट्रेन की बात करते हैं, यहाँ पर मैं टाइम शो करूंगा, यहाँ पर क्रीप स्ट्रेन शो करूंगा। यदि हम 7 डेज की बात करते हैं, 7 डेज की बात करते हैं तो ये आपका 2.2 होता है। यदि हम 28 डेज की बात करते हैं तो ये आपका 1.6 होता है। और यदि हम 1 ईयर की बात करते हैं, कितने की बात करते हैं, 1 ईयर की बात करते हैं तो ये आपका 1.1 होता है। और क्रीप स्ट्रेन आपको पता है जिसको हिंदी में बोलते हैं विसर्पण गुणांक तथा स्ट्रेन है, तो इसका आपको क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। अर्थात जो स्ट्रेन है वो आपका कैसा होता है, यूनिटलेस वैल्यू होती है। फिर से आपको बता दूं कि यदि आपका टाइम बढ़ रहा है तो क्रीप स्ट्रेन की वैल्यू आपकी घटेगी। और किस तरीके से घटती है आपके सामने वैल्यू साफ साफ लिखी है। 7 डेज के लिए 2.2, 28 डेज के लिए आपका 1.6 और आपका जो 1 ईयर है इसके लिए 1.1 होता है। वेल आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करके या पर्सनल नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द यूजुअल मिक्स ऑफ डीपीसी, अर्थात कहने का मतलब सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता है कि डीपीसी के लिए किस ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करते हैं, तो आपको 1:1.5:3 अर्थात M20, ये तो बच्चा जानता है, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड इन आरसीसी वर्क। जो कल बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कमेंट करके कि M15 आपका मिनिमम ग्रेड की कंक्रीट यूज करते हैं, तो आप देख ले बेटा यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन आपको मैंने रख रखे हैं, इसलिए आप जरा 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी यूज्ड इन आरसीसी वर्क। तो आरसीसी वर्क में लोएस्ट ग्रेड की जो कंक्रीट है वो आपकी M20 है। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं होना है। फिर से बता देता हूँ कि लोएस्ट ग्रेड की जो कंक्रीट है आपकी आरसीसी में वो आपकी M20 होगी। और यदि आपसे अगला क्वेश्चन है वो आपका डाउट क्लियर कर देगा कि द कंक्रीट मिक्स यूज्ड फॉर जनरल आरसीसी वर्क, सामान्य वर्क के लिए, यदि नॉर्मल आप कोई वर्क कर रहे हैं उसके लिए, यदि आपका जो स्ट्रक्चर है यदि हैवी लोड्स वाला है और यहाँ पर यदि आपको करना है तो वहाँ पे आप M20 यूज करेंगे। यदि आपका जनरल वर्क है तो आपको क्लियर हो गया है 1:2:4, ये आपको पता है कि किसका होता है, M15 का होता है। किसका होता है,
M15 का होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और वो आपका क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस, और रेशियो होता है इसका किसके साथ, सेफ्टी स्ट्रेस के साथ होता है। और इसके पहले मैंने एक और बताया था लोड फैक्टर। लोड फैक्टर में मैंने आपको बताया था कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है और वर्किंग स्ट्रेस होता है उसी का जो रेशियो है वो आपका लोड फैक्टर कहलाता है। और मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन और बताया था कि जो सेफ्टी फैक्टर की अपेक्षा जो आपका लोड फैक्टर है वो ज़्यादा आपका मोस्टली यूज किया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। जो भी समझ में नहीं आएगा आज प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेगा, लेकिन आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं करिए, क्योंकि यदि आप मिस करोगे तो आप पछताएंगे, क्योंकि हर लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ी मेहनत करिए, हमारे साथ पढ़िए, पूरा लेक्चर ज्वाइन कीजिए, पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको छोटे से छोटे डाउट भी आपको क्लियर हो जाए। मैं आशा करता हूँ कि कल जो आपको मैं इस कमेंट में आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन के डाउट पूछते हैं, आज मैंने वो क्लियर कर दिए हैं। आपको जो भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका क्लियर करके बता दूंगा। बस मैं आज के लिए थैंक यू। बस आपको एक ही काम करना है, जाते जाते मैं फिर कहूँगा कि आपको केवल एक ही काम करना है, वो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको बेल आइकन करना है, ताकि सबसे पहले आपको मेरा वीडियो मिल जाए। थैंक यू।